में जम्मू में आपका रेलवे का असली काम तब शुरू हो गया। इतने सारे फ्लाईओवर्स, इतने ब्रिजेस, कॉलेजेस, स्कूल्स, मुजफ्फराबाद रोड, मोबाइल, मुगल रोड, श्रीनगर के हवाले से बहुत सारी चीजें, मंडियां। मगर पिछले 5 साल की अगर आप कारकर्दगी देखें तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। 2009 शोपियान में जो हालात हो गए, 2010 120 नौजवान मारे गए, उसके बाद जो नौजवान मारे गए जिन्होंने उनको मारा किसी के खिलाफ एक्शन नहीं, पर जो लोग उस वक्त सड़कों पे आए उनके खिलाफ FIR दर्ज। 2011 में हाजी यूसुफ का चीफ मिनिस्टर के घर में इतने मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ, पैसे की बात हुई, क्या हुई। उसके बाद 2013 में अफजल गुर की फांसी, उसके बाद जुबैन मेहता आ गए, फिर शोपियान में मारे, और अब सबसे बड़ा कांड जो मुश्ताक पीर, जिसको इस सरकार ने बार बार एक्सटेंशन दिया, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिसमें बहुत सारे लोग करप्ट हैं, उनको दोबारा री एम्प्लॉय किया गया और 1.5-2 लाख की तनख्वाहें दी गई। तो ऐसे माहौल में जब इस सरकार की कारकर्दगी लोगों के सामने चली जाती है तो मुझे लगता है कि लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। मैडम, आप इस बार खड़ी हो रही हैं अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहीं से खड़े हो रहे हैं इस वक्त मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP महबूब बेग। कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं आप उन्हें? देखिए, हम चैलेंज यूजुअली लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज तो लोकपाल यहां अब आ गया दिल्ली में, तो हमने 2003 में अकाउंटेबिलिटी कमीशन वहां बनाया था जिसमें हमने चीफ मिनिस्टर को रखा था। उसके अंदर हमने 2004 में राइट टू इंफॉर्मेशन लाया था क्योंकि हम करप्शन बहुत सीरियसली लड़ना चाहते थे। से सरकार बनी है, करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि आपका अकाउंटेबिलिटी कमीशन ऑलमोस्ट डिफंक्ट है, क्योंकि जिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन ने चीफ मिनिस्टर को एक नोटिस भेजा कि आपने इतने सारे एडवाइजर्स की फौज बनाई है, आपने चेयरमैन बनाए हैं बोर्ड्स को, उनको आपने मिनिस्ट्रियल स्टेटस दिया है, ये क्यों किया है आपने? तो चीफ मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी कमीशन को जवाब देने के बजाय वो खुद कोर्ट में चले गए अपने अकाउंटेबिलिटी कमीशन के खिलाफ। इन्होंने हर सिस्टम को डीरेल किया है, जिसको पटरी पे लाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्त में। अगर हम इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करें जो 2014 इलेक्शंस के लिए है, मैनिफेस्टो में क्या कुछ देखने को मिल सकता है PDP के? PDP का जो मैनिफेस्टो, एक तो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे में जितने भी हमने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, PDP ने कुछ मुद्दे उठाए थे। रास्ते खोलने के मुद्दा हमारा एक था, दूसरा था पावर प्रोजेक्ट्स का, पावर को लेके इसका, तीसरा था विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स और रेवोकेशन ऑफ एस्फा का, चौथा था कि अगर हम बॉर्डर्स को चेंज किए बगैर दोनों स्टेट्स को, जो वहां पाकिस्तान के पास कश्मीर और ये जो कश्मीर है, इनको कैसे दोनों के रिसोर्सेज इकट्ठे, एक ज्वाइंट मैकेनिज्म जिसको हम ज्वाइंट एडवाइजरी काउंसिल है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में, उन सब की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जो PDP का जो एजेंडा है सेल्फ रूल का, ये सारा एंडोर्स किया है वर्किंग ग्रुप्स ने। एक तो हमारा ये रहेगा कि इसको जो भी सरकार दिल्ली में आती है वो इसको इंप्लीमेंट करे, इस पे अमल करे, और बेशक वो जो सेपरेटिस्ट हमारे जो ग्रुप्स हैं जम्मू कश्मीर में उनको भी इन्वॉल्व करे। उसके अलावा हमारा गवर्नेंस का होगा, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसपेरेंसी, मेरिट। हमारा जो टूरिज्म को, हॉर्टिकल्चर, जो हमारा पावर सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर हमारे फोकस होंगे। उसी से आपकी जॉब जनरेशन भी होगी और उसी से आपकी इकोनॉमिक जो है रिवाइवल भी होगा, और आप जम्मू कश्मीर को आगे ले भी जा सकते हैं। मुफ्ती साहब अभी भी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, तो आने वाले इलेक्शंस में क्या हम देख सकते हैं कि उनको कोई अच्छा बड़ा रोल मिल सकता है, चाहे स्टेट असेंबली के लिए हो या नेशनल लेवल के लिए हो? देखिए, जो जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन, जिससे हमने शायद जो जितना इस वक्त जो यहाँ पर आप पार्टी है उसको जितना मीडिया का हाइप मिल रहा है, मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है, इसका 100 भी नहीं हमें मिला जब हमने PDP बनाई। और जिस सिचुएशन से हमने जम्मू कश्मीर को निकाला, ये किसी ने नहीं सोचा था। हमारा टनल 5 बजे बंद होता था क्योंकि बोलते थे मिलिटेंट इसको ब्लास्ट कर देंगे। मोबाइल कहते थे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दे सकते क्योंकि इसको मिलिटेंट यूज करके हालात खराब होंगे। ये तब की बात है जब फारूक अब्दुल्ला साहब के पास 60 MLA, 4 मेंबर पार्लियामेंट और वो BJP का हिस्सा थे। तो उसी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने चीफ मिनिस्टर बन के मोबाइल की क्या बात हो, टनल खोलने की रात को खड़ा रहता है, बल्कि मुजफ्फराबाद रोड की बात की और डटके की। मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक बच्चा है और शायद सबसे प्यारा बच्चा है इस मुल्क के लिए। उसको आपने कभी ना कभी उसका दिल जीतना है। कब तक उसको छोड़ो, कब तक आप इस बात को पीछे करेंगे? तो अगर उसको हल करना है तो मुझे लगता है उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो बहुत मैच्योर हैं, बहुत सुलझे हुए हैं।
अरविंद केजरीवाल आजकल हर जगह चर्चा में है, जैसे आपने अभी उनका जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो इस चेंज को, इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल आज करें ये तो 87 में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे। लोगों ने फैसले किए, कुछ जवान खो गए, जिसमें ये जो सलाहुद्दीन जिसको कहते हैं, यूसुफ शाह, आपके ये यासीन मलिक साहब, इरफान, इशफाक मजीद, बड़े सारे यंग लोग, उनके साथ कुछ और भी लोग थे, वो जुड़ गए और उन्होंने एक जमात बनाई, फिर एक फ्रंट बना, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। तो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिसयूज किया। इन्होंने दिल्ली में यहाँ लोगों को, यहाँ जो सरकार थी उसको इसके लिए आमादा किया कि वो इलेक्शन रिग किए गए और जो लोग जीत रहे थे उनको जेल में डाला गया फॉल्स केसेस में। तो ये तो खुशकिस्मती है दिल्ली वालों की और पूरे मुल्क की कि यहाँ पर वो नहीं होता है जो कश्मीर में होता है। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है, इट्स लाइक अ फ्रेश एयर, इसकी जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मानती है कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक रैली की थी जम्मू में दिसंबर 1 को, बड़ा जनसैलाब वहां पर आया था, बहुत से लोग वहां पर आए थे, और मोदी का इफेक्ट हो सकता है, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है, और कांग्रेस अपनी दोनों सीट्स जम्मू और उधमपुर गंवा सकती है बीजेपी के हाथों। आप क्या मानती है, क्या मोदी का इफेक्ट जम्मू कश्मीर पर हो सकता है? नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी के बारे में एक बात बताना चाहती हूं कि देखिए, ये सही है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो है शायद वो ऐसे लीडरों में से हैं कि जहां लोग आते हैं, सुनते हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं मोदी साहब इज बिगर देन द पार्टी। तो जब कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से बड़ा बन जाता है तो फिर वहां खतरा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू जाके कहा था कि आर्टिकल 370 पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, आप सहमत है इससे? देखिए, मैं समझती हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, पहले तो वो बोलते थे कि इसको एब्रोगेट ही होना चाहिए, बीजेपी कहती थी इसको खत्म ही कर दो, अब वो डिस्कशन पे आए। पर मैं समझती हूं कि ये बातें सिर्फ कहने की हैं। शायद या तो ये लोग इग्नोरेंट हैं या तो वो जानबूझ के ऐसी बातें करना चाहते हैं जो एक खबर बन जाए, क्योंकि 370 आर्टिकल को नेगोशिएट करना, डिस्कस करना वो इम्पॉसिबल है। ये एक ब्रिज है जो आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप इस ब्रिज को के बारे में सोचो कि इसको रखें या तोड़ें, तो मुझे लगता है कि वो किसी के हित में नहीं होगा। वो शायद इस बात को कहीं बहुत दूर लेके जाएगा जो नुकसानदेह हो सकता है। सो मुझे लगता है समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार। 10 जनवरी से शुरू की जाएगी रुकनियत साजी मुहिम। गोवा इमारत हादसे में एफआईआर दर्ज, पुलिस को बिल्डर की तलाश। गोवा इमारत हादसे में एफआईआर दर्ज, पुलिस को बिल्डर की तलाश। मुल्क के पहले हैवी ड्यूटी रॉकेट लॉन्चर जीएसएलवी को आज दागा जाएगा। मौसलाती सैटेलाइट को पहुंचाया जाएगा खला में। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोटरों की कम तादाद कर रही पोलिंग। मराकज का रुख, तशद्दुद में 6 अफराद हलाक। और इंग्लैंड व्हाइट वॉश, ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से एशेज पर जमाया कब्जा। आम आदमी पार्टी कौमी सियासत में गोता लगाने के लिए तैयार है। पार्टी कौमी सतह पर 10 से 26 जनवरी तक रुकनियत साजी मुहिम चलाएगी। मैं भी आम आदमी मुहिम की क़यादत गोपाल राय करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव ने मजलिस आमला की मीटिंग के इख्तिताम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी में दहली असेंबली इंतखाबात में मिली शानदार जीत से नया जोश, नया वलवला पैदा हुआ है और कौमी सतह पर अवाम आम आदमी पार्टी को उम्मीद की नई किरण के तौर पर देख रही है। पार्टी की चुनावी तैयारी के बारे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को महसूस होता है कि जिस तरह का जन उभार है उसके तहत पार्टी की चुनावी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो इस जन उभार को रेस्पॉन्ड करे, इसका सम्मान करे, साथ ही साथ वही करे जो कि हमारी सांगठनिक तैयारी के तहत संभव है। इसका संतुलन बैठाने के लिए प्रत्येक राज्य पूरी एक प्रक्रिया बनाई गई है कि कैंडिडेट का चुनाव कैसे किया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक, जैसा कल भी रिपोर्ट किया गया था, आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर देश के ज्यादातर राज्यों में एक बड़ी मात्रा पर में सीटें लड़ेगी। सीटों की संख्या अभी तय नहीं की गई है, केवल इसके गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि हमारी सांगठनिक तैयारी हो वहां लड़ने की, कुछ हमारे संगठन का आधार हो और हम ये तसल्ली कम से कम कर सकें कि हम एक अच्छे व्यक्ति को लोकसभा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां हम ये न्यूनतम चीजें कर पाएंगे वहां वहां हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव के संयोजन के लिए अब तक 2 तदर्थ कोशिश हम कर चुके थे पिछले 20 दिन से। अब एक 3 सदस्यीय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो कि अपने इसी समिति में अन्य लोगों को शामिल करेगी। तो एक नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें भाई संजय सिंह, श्री पंकज गुप्ता जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और मैं योगेंद्र यादव, हम 3 लोग इस कमेटी में रहेंगे। ये कमेटी बाकी लोगों को भी जोड़ेगी और पार्टी का कुल मिला के लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है, चाहे वो फंड जुटाने का काम हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का काम हो, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन का काम हो, चाहे वो बाकी संगठनों से जुड़ने का काम हो, मैनिफेस्टो का काम हो, इन सब का सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ये कमेटी करेगी। जल्द ही इस कमेटी में अन्य लोगों को जोड़ा भी जाएगा। महाराष्ट्र में रवां साल लोकसभा और असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में रियासत में कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के लिए आम आदमी पार्टी एक नए हरीफ की हैसियत से सामने आई है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मिली कामयाबी से सरशार आम आदमी पार्टी के अज़ाइम बुलंद हैं और अब वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा इंतखाबात में भी हिस्सा लेने के लिए अपने पर तौल रही है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र के तमाम 35 अजला में पार्टी की यूनिटें कायम कर ली हैं। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के लीडर मयांक गांधी ने कहा कि पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने के लिए बूथ सतह पर कमेटियां कायम करने के लिए काम हो रहा है।
बात मोदी की रैली की। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। जुमे को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर रास्त हमला करने के बाद ये मोदी की पहली अवामी रैली है। इस रैली में मोदी मनमोहन सिंह के हमले का जवाब दे सकते हैं। ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मोदी वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। गोवा में एक जेर तामीर इमारत मुनहदिम होने के मामले में पुलिस बिल्डर्स को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही। मुनहदिम इमारत का बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों फरार हैं। जेर तामीर इमारत के मुनहदिम होने से 13 अफराद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गोवा इमारत हादसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस को मुनहदिम हुए जेर तामीर इमारत के बिल्डर विश्वास देसाई और कॉन्ट्रैक्टर जयदीप की तलाश है। इन्हीं दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ इंसानी जानों को खतरे में डालने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस इंस्पेक्टर हरीश मतकायकर का कहना है कि बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों फरार हैं और पुलिस इनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। Late in the night, FI was registered. Okay. Yeah, we are on the job. We are on the job. So, but is there any other complaint that you all had in the past against this particular? No, there was not a single complaint. Action as per law will be taken against the defaulters. Investigation will definitely reveal as to what were the faults, what were the complaints, and if there has been any violation of any provisions of law, action will be taken against all who are involved in the process. वाज़ेह है कि शनिचर के रोज गोवा के कैनकोना टाउन में एक 5 मंजिला जेर तामीर इमारत अचानक मुनहदिम हो गई थी, जिसके नतीजे में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी मलबे में 20 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं और उनके जिंदा होने के इम्कानात मौहूम हैं। इमारत के मुनहदिम होने से जगह जगह पर मलबे के ढेर से लग गए हैं, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्य के काम में खलल पड़ रहा है। गोवा फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज और फौज के जवान राहत व बचाव के काम में मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। राहत व बचाव कार्य की टीम हर मुमकिन कोशिश कर रही है किसी तरह से भी मलबे में फंसे लोगों को जिंदा निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुल्क के पहले हैवी ड्यूटी रॉकेट लॉन्चर जीएसएलवी के खला में छोड़े जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जीएसएलवी को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:18 पर दागा जाएगा। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे इसरो के मुताबिक जीएसएलवी मौसलाती सैटेलाइट जीसैट 14 को खला में पहुंचाएगा। बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ जाती जो आपकी प्रॉब्लम से हिसाब से कुछ नहीं है। क्या कमाल की जिंदा दिली है आपने। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कॉलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे
सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमजिन्स परस्ती के खिलाफ एक अर्जदाश्त दाखिल की गई है जिसमें मरकज की दरख्वास्त को खारिज करने की अपील की गई है। वाजरी के मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हमजिन्स परस्ती के खिलाफ आए फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हुए एक अर्जदाश्त दाखिल की है। अर्जदाश्त गुजार ने मरकज की दरख्वास्त को आईनी उसूलों के मुगैर करार दिया है। अर्जदाश्त गुजार का कहना है कि IPC की दफा 377 को नजरअंदाज करने की दरख्वास्त करना आईनी उसूलों के खिलाफ है। राष्ट्रपति भवन में कई अरसे से बंद पड़े मेहमान खाने को सजा संवार कर मेहमानों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। मेहमान खाने की सजावट में भी इजाफा किया गया है। मेहमान खाने की सजावट 5 और 7 सितारा होटल के रूम की तर्ज पर की गई है। जून 2013 से गेस्ट रूम को सजाने संवारने का काम शुरू किया गया था। इसके सजावट में राष्ट्रपति भवन के स्टोर रूम में रखी हुई चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है। भूटान के शाह और उनकी मलिका इस नए गेस्ट रूम के पहले मेहमान होंगे। बात राजस्थान के मौसम की। आज सुबह गुलाबी शहर जयपुर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। आज सुबह शहर में काफी ठंड रही। लोगों के मुताबिक इस तरह का कोहरा और ठंड उन्होंने पहले नहीं देखा। कंटिन्यू रखना भैया। आज रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है। अच्छा, आज के मुकाबले सर्दी मैंने नहीं देखी अब तक। साल में तो नहीं देखा ऐसा कोहरा, दिखाई नहीं दे रहा, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा। तो यूरोप की याद दिला रही है, मजा आ रहा है। ठीक है, ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को सेफ्टी के लिए है। जयपुर की सर्दी ने आज यहाँ के बाशिंदों को दिल्ली की सर्दी याद दिला दी है। यहाँ के लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आज हमें या तो यूरोप की याद आ गई है या अपने आप को आज वो शिमला में महसूस कर रहे हैं। सर्दी का आलम यह है कि यहाँ पर कोहरे का भी पूरा तरह से एक कोहराम सा मचा हुआ है। अवाम महज यहाँ से 10 फीट दूर पर भी अपने इन साथ वालों को नहीं देख पा रही है। हम इस वक्त सर्दी में देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे हुए हैं। इस वक्त इस सड़क के ऊपर काफी चहलकदमी रहती है, गाड़ियां गुजरती है, मगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है और लोग बिल्कुल दबे और धीमे चाल के साथ गुजर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आज यहाँ पर सर्दी और कोहरे के साथ हवाओं का दौर भी जारी है, जो कि आवाम को काफी हद तक परेशान कर रहा है। लोगों से बात करें या उनके जिस्मों को देखा जाए आते जाते तो ऐसा महसूस होता है कि आज लोगों को स्वेटर नहीं, रेन कोट पहन के बाहर आना चाहिए था। खैर, जो भी मौसम होता है हर खुशी के लिए होता है, आवाम को उससे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। कैमरा पर्सन लव कुमार के साथ मोहम्मद आदिल, ETV न्यूज, जयपुर। मगरबी बंगाल हुकूमत मुसलमानों को शादी रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर तो दे रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए रजिस्ट्रार और काजियों को शिकायत है कि उन्हें सरकारी सहूलियात से महरूम रखा गया है। नाराज काजियों ने हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल में हुकूमत ने 425 काजियों का सरकारी तौर पर तकर्रुर किया है। उन्हें गवर्नर की जानिब से तकर्रुरी नामा फराहम किया गया है, लेकिन इन काजियों को न तो कोई सरकारी सहूलत हासिल है और न ही निकाह के लिए कोई फीस तय की गई है।
जबकि स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रार की फीस 850 रुपए तय है। सन 1876 में मुस्लिम काजियों के लिए निकाह की फीस 1 रुपए तय थी और अब तक यही फीस चली आ रही है। हुकूमत की जानिब से इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। हालांकि इस जिम्न में कोलकाता हाई कोर्ट में मुकदमा अभी जेर समाअत है। ऐसे में काजियों को न सिर्फ माली मुश्किलात का सामना है बल्कि उन्हें गैर रजिस्टर्ड काजियों से तूतू मैमे का सामना भी करना पड़ता है। काजियों ने बंगाल हुकूमत पर काजियों के साथ सौतेलेपन के सुलूक का इल्जाम लगाया है। मेन दाबी থাকবে কাজীদেরকে যেমন হচ্ছে কি ইমাম সাহেবদের তাদেরকে একটা ভাতা নির্ধারিত করা হয়েছে, কাজীদের একটা গভর্নর একটা তাদেরকে একটা লাইসেন্স দিয়েছেন এবং মুসলিম হিন্দু এবং স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তাদের সেম জায়গা থেকে হচ্ছে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইস্যু হয়। তাদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে তাদের হচ্ছে কি সুবিধা দিয়েছে, তাদেরকে হচ্ছে কি অনেক কিছু হচ্ছে কি ফ্যাসিলিটি দিয়েছে, কিন্তু কাজীদেরকে সরকার একটা আলাদা চোখে একটা অনীহায় তাদেরকে হচ্ছে কি ইউজ করা হচ্ছে। इस सिलसिले में काजी एसोसिएशन ने वजीर आला ममता बनर्जी को मकतूब लिखकर मसले पर तवज्जो देने की गुजारिश की थी, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर काजियों ने एहतजाज का रुख इख्तियार किया है। মমতা ব্যানার্জি এটা করতে আমরা বহুবার হচ্ছে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পর্যন্ত চাচ্ছি, হচ্ছে কি এখন নীলিমার সাথে আমরা হচ্ছে কি দেন নীতি হচ্ছে কোনো পদক্ষেপ নেই। আমাদেরকে আন্দোলনে নামতে হবে, কারণ এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আবার আমাকে ডাকতে হবে। আমরা সরকারকে অনুরোধ করব, আবেদন করব, যদি আবেদন করে যদি হচ্ছে কি কোন রকম হচ্ছে পদক্ষেপ যদি না গ্রহণ করে, যদি আশ্বাসবাণী না দেন, তাহলে আমরা রাস্তায় নামবো। पिछले 48 वर्षों से नजरअंदाजी के शिकार काजी अब आर पार की लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं। इनके मुतालबे को इसलिए भी जायज समझा जाना चाहिए क्योंकि इन्हें काम तो सौंप दिया गया है लेकिन इनकी मजदूरी तय नहीं की गई है। आमतौर पर मजहबी रसूम की अदायगी करने वालों के बारे में ये भुला दिया जाता है कि उनका भी एक खानदान होता है जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुहैया कराना है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आप प्रधानमंत्री बनने फैसला होना क्योंकि ग्लोबल खराब है, इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो हमारी उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद रुख करेंगे बांग्लादेश का, जहां अपोजिशन के बैकआउट और तशद्दुद के दरमियान आम इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही है। इंतखाबात से जुड़े तशद्दुद के वाकयात में अब तक 6 अफराद हलाक हो गए हैं। बांग्लादेश में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोट डाले जा रहे हैं। अहम अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसकी हलीफ जमातें इंतखाबात का बायकॉट कर रही हैं। अपोजिशन वजीर आजम शेख हसीना से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर रही है। उसका मानना है कि जब तक शेख हसीना ओहदे पर रहेंगी उस वक्त तक आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। अपोजिशन के इस मुतालबे को शेख हसीना ने मुस्तरद कर दिया, यानी इन इंतखाबात में मुकाबला अवामी लीग और उसके हलीफों के दरमियान ही है। मुल्क में 59 अजला की 300 नशिस्तों पर हो रही वोटिंग के खिलाफ BNP और उसकी हलीफ जमातें मुजाहरे और तोड़ फोड़ कर रही हैं। जगह जगह रैलियों और एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद भी किया जा रहा है। एहतजाजी पोलिंग